हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री में जैसे कि आप देख सकते हैं बदलती हुई संस्कृति परंपरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो आप इसको देख करके समझने की कोशिश करिएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है ये। तो हम हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ के हिंदी की वॉइस के द्वारा समझ करके वो इस वीडियो को मतलब क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपके लिए ये जैसे कि होता है 2 अंक वाले 4 अंक वाले हिस्ट्री में जिस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन अवेलेबल हैं और 8 नंबर वाले। तो वीडियो को पॉज कर मतलब छोड़ के मत देखिएगा जिससे कि आपको दिक्कत हो, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा तो अच्छा लगेगा आपको और समझ में भी आएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हमें कौन कौन से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखने का तरीका देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7 चैप्टर क्वेश्चन आंसर करेंगे। बदलती हुई संस्कृति परंपरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम 2 अंक वाले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहासकार की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि हमें उस समय की स्रोत की जानकारी किन किन से चीज़ों से मिलती है। तो 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहासकार की जानकारी हमें निम्नलिखित मिलती है, जैसे कि दस्तावेज, मुद्रित पुस्तक, चित्र व मूर्ति, भवन और वस्त्रालय से प्राप्त होती है। और उस समय का जो सुरक्षित स्थान था, उस समय जो हमें सामान मिले दस्तावेज सब तो किसमें सुरक्षित रखा गया, तो ये यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले से इस वीडियो को रोक करके यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी आंसर दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब मानवतावादी शब्द किन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 15वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में मानवतावादी शब्द उन शिक्षकों व अध्यापकों के लिए उपयोग हुआ है जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास तथा दार्शनिक विषय पढ़ते थे। मतलब इन सभी एक ही व्यक्ति के पास ये सभी मतलब गुण हुआ करता था। जैसे कि देखिए व्याकरण में अलंकार जैसे होते हैं ना, अलंकार कितने 2 प्रकार के हमारे अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। ठीक है ना, उसी में ये अलंकार सब हो जाते हैं। ठीक है, कविता हो जाता है, इतिहास तथा नीति निर्देशक विषय पढ़ते थे। एक ही व्यक्ति के पास मतलब बहुत सारे गुण होते थे, बहुत सारे ज्ञान होते थे, तो उन्हीं को उस समय मानवतावादी कहा गया। इतिहासकारों ने मानवतावादी शब्द क्यों प्रयुक्त किया, तो क्योंकि इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावादी नाम दिया। मतलब कि इसमें यह है कि हमें ये सब सीखने के लिए कोई धार्मिक शिक्षण सीख नहीं मिलती है। ये हमारा एक तरह का जो है ना कि गुण संस्कृति है, ये उस तरह का हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए कौन से अधिकार मिलने चाहिए। मतलब कि समाज में जो है ना महिलाओं को अधिकार पाने के लिए कौन कौन से हम उनको मतलब अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो उस समय जैसे कि हम कह सकते हैं महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होने चाहिए। पहला हमारा पॉइंट ये बनेगा, नए विचारों से दूर न रखना। व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर नहीं रखना चाहिए, महिलाओं को नागरिकता के विचार से जोड़ना चाहिए। मतलब कि महिलाओं जो हमारे समाज में नए नए विचार होते हैं तो उसमें महिलाओं से दूर नहीं रखना चाहिए। उन्हें महिलाओं को मतलब हर एक बात की जानकारी से वो परिचित हों। शिक्षा लेन देन का अधिकार, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार मिलना चाहिए, जैसे महिलाएं भी अपने जीवन की आम जिम्मेदारी को उठा सकें। महिलाओं को शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि वह अपनी आम जिंदगी है आराम से जी सके। शिक्षा और अपनी राय देने का अधिकार, जैसे कुछ काम होते हैं तो पुराने टाइम में महिलाओं को क्या था, अपनी राय नहीं दे सकती थी पुरुषों को। मतलब ये उनमें था जो शिक्षित लोग नहीं होते थे, मगर उस समय जो शिक्षित होते थे, जो उद्योगपति या जो बिजनेसमैन होते थे, है ना, व्यापारी, तो उस समय की उनकी पत्नी व्यापार में भी सहयोग करती थी। ठीक है ना,
तो देखते हैं राय देने का अधिकार, क्योंकि विवाह से प्राप्त दहेज को पुरुष अपने कारोबार चलाने में लगा देते थे, इसलिए महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वे अपने पति को कारोबार चलाने में कोई राय दे एवं महिलाओं को घर परिवार के मामलों में निर्णय लेने का भी हक हो। उस समय जो पुरुष लोग थे तो क्या करते थे, महिलाओं को जो दहेज मिला करता था, ठीक है ना, तो वो पति अपने कारोबार में लगा लेते थे, फिर भी उन्हें राय देने का अधिकार नहीं था कि हाँ पत्नियां राय दें हमारे कारोबार में। अब देखिए हमारा ये आखिरी पॉइंट है कि आर्थिक स्वायत्ता। आर्थिक स्वायत्ता क्या होता है, महिलाओं को अधिक आर्थिक स्वायत्ता भी मिलनी चाहिए, मतलब कि इसका आर्थिक स्वायत्ता होता है अधिक से अधिक उन सब चीज़ में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम का ये क्वेश्चन है, आंसर है, देख लीजिए, ठीक है। छापे खाने का आविष्कार सर्वप्रथम कब और किसने कराया था। ये जो कहते हैं ना छापे खाने का मुद्रित पुस्तकें है ना, तो इस हिसाब से को क्वेश्चन बन सकता है। मुद्रित पुस्तकें का सर्वप्रथम आविष्कार किसने कराया है ना, और सब यहाँ छापे खाने का भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन से कंफ्यूजन नहीं होना, आराम से करना। छापे खाने का आविष्कार 1455 में हुआ था। छापे खाने का आविष्कार जर्मन मूल के जोहानेस गुटनबर्ग ने किया था। छापे खाने का लाभ, अब देखिए छापे खाना हुआ तो इसके लाभ भी हुए थे। आविष्कार किसने किया था, गुटनबर्ग से याद रखिएगा, क्योंकि ये 10th में भी हमने गुटनबर्ग एसएसटी में पढ़ा है। इसका पूरा नाम है जोहानेस गुटनबर्ग, ठीक है। तो अब देखिए इसका हमें लाभ भी हुआ, जब छापने की मशीन आई, मुद्रित पुस्तकें हुई, तो क्या क्या बहुत सारा लाभ भी हुआ ना। उनकी कार्यालय में बाइबल की 150 प्रतियां छपी थी। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि पहली मुद्रित पुस्तकें या छापने वाली पहली पुस्तक कौन सी थी, तो हम लिखेंगे पहली पुस्तक जो थी ना वो बाइबल की थी। देखिए यहाँ पे बाइबल लिखा है, ठीक है, बाइबल की थी, जो कि 150 प्रतियां छपी। जबकि छापे खाने के निर्माण से पहले इतने समय में एक धार्मिक भिक्षुक बाइबल की केवल कुछ ही प्रतियां लिख सकते थे। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि इससे पहले जब मुद्रित पुस्तकें आई ना, तो 150 प्रतियां छप गई। 150 पेज बहुत जल्दी, बहुत कम समय में छप गया। परंतु उसके बाद उससे पहले जो हुआ करता था ना, तो जो बाइबल के भिक्षुक हुआ करते थे ना, तो वो लिखने में उन्हें बहुत समय लग जाता था। और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आंसर ये रहा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अरबों ने प्लेटो और अरस्तु को किन किन नामों से पुकारा था। वो जो अरबों के प्लेटो और अरस्तु को किन किन नामों से पुकारा जाता था, तो अरबों ने प्लेटो और अफलातून के नाम से पुकारा जाता था। अरबों ने प्लेटो को अफलातून नाम से पुकारा जाता था एवं अरस्तु को अरिस्टोटल के नाम से पुकारा जाता था नाम से पुकारा जाता था। देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो इसमें थोड़ा हिचकिच करने की बात नहीं है। हम रिपीट कर देते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा ना कि याद भी हो जाएगा। वीडियो देखते देखते 2-3 बार वीडियो देखने से आपको बहुत, अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देखने से आपको अच्छा से दिमाग में माइंड सेट हो जाएगा। अब यह 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। मानवतावादी लोग के विचार। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य की ईश्वर ने बनाया है। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। देखिए ये क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट, मानवतावादी से क्या अभिप्राय है। मानवतावादी के लोगों के विचार जो थे, तो मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया। जो मनुष्य है ना, तो उन्होंने सही माना, मनुष्य को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट में हमें ये कहने को मिलता है कि मनुष्य को एक ईश्वर ने बनाया है, लेकिन अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी है मनुष्य के पास। और मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढ लेनी चाहिए। मानवतावादी की विशेषता, ये विशेष धार्मिक नहीं था, वरन कौशल पर बल देते थे, जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता था। ये मतलब धार्मिक से विशेष धार्मिक नहीं था। मानवतावादी विशेष धार्मिक नहीं था, ये कौशल पर बल देते थे, जो भी उनके पास कला होता था उन पे ही बल देते थे। इंग्लिश मीडियम देख लेंगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये बोलता है पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे, उनके द्वारा किए गए कार्य लिखो। ठीक है, प्राध्यापक समझ ही गए होंगे, प्राध्यापक किसे कहते हैं, मतलब ये कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं प्राध्यापक। बेल्जियम मूल के आंद्रिश वेसेलिस 1514 और 1564 पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ठीक है ना, जो वहाँ का मतलब आयुर्विज्ञान का प्राध्यापक जो थे तो वो क्या था, बेल्जियम के मूल आदर्श वेसेलिस, ये उनका नाम है और ये उसका सन है। सन पूछ लीजिए, याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आ जाता है। अब पादुआ विश्वविद्यालय, ये पादुआ विश्वविद्यालय वहाँ कॉलेज का नाम है। ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये वाला आता है सेकंड पॉइंट, आदर्श वेसेलिस के कार्य। अब उनके कार्य क्या होते थे, इन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर की चीरफाड़ की, जिससे फिजियोलॉजी का निर्माण हुआ। ठीक है ना। यदि देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले मनुष्य की चीरफाड़ किसने करी थी, है ना, बायो में, तो ये हम इसका नाम लेंगे आदर्शी वेसेलिसी के कार्य। ठीक है ना, फार किया, जिन्हों इस नाम मतलब फिजियोलॉजिस्ट के नाम से निर्माण हुआ, यथार्थ चित्र बनाए। इन्होंने शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावनाओं में इतालवी कला को नया रूप दिया था। इतालवी कला को नया रूप दिया था। इंग्लिश मीडियम यहाँ देख लीजिएगा, मैं बार बार बोलते हैं हम। ठीक है ना। माइकल एंजेलो किन कार्य की वजह से अमर हो गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल एंजेलो किस वजह से अमर हो गए थे, तो देखिए माइकल एंजेलो की विशेषता, पहले विशेषता लिखेंगे। यह कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार भी कुछ थे। ठीक है ना, क्या था, देखिए ये कुशल चित्रकार मतलब एक अच्छा चित्रकार थे, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी थे। ठीक है। माइकल एंजेलो के अमर होने की वजह, अब इनके वो अमर हुए तो कुछ वजह तो हुई होगी। माइकल एंजेलो ने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत पर लेप चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा बनाई। जो उन्होंने माइकल एंजेलो अमर होने का वजह यह है कि माइकल एंजेलो ने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत पर लेप चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा बनाई। इन्होंने सेंट पीटर गिरजा घर के गुंबद का डिजाइन बनाया। इन कारणों से ये अमर हुए। ठीक है। के ग्रंथ कस्मत। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये बोलता है कि सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत क्या है। ठीक है ना, तो ये पहला पॉइंट हमारा ये होगा, सूर्य केंद्रित सौरमंडल के सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सौरमंडल के सिद्धांत से यह सिद्ध हुआ था कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है ना वो वृत्ताकार रूप में नहीं है, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार रूप में परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मतलब क्या होता है, चारों तरफ घूमना होता है। ठीक है ना, बीच में एक जगह यहाँ सूर्य माना, ये सूर्य है। अब सूर्य के चारों वृत्ताकार रूप में घूमना, तो वो भी क्या, दीर्घ वृत्ताकार, मतलब सबसे बड़ा वृत्ताकार में वो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। अब ये सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। कोपरनिकस के अनुसार सूर्य स्थिर है। सूर्य जो हमारा है ना, मतलब एक जगह हमारा स्थित है, सूर्य कभी भी इधर उधर नहीं होता है। अब पृथ्वी समेत, मतलब कि हमारा जो पृथ्वी सहित सूर्य के ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। यह सिद्धांत केपलर के ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल केमिस्ट्री में लिखा गया था। ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, उसमें लिखा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ ध्यान देंगे। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन लास्ट है, ये 11वां, यथार्थवाद क्या है। ठीक है, यथार्थवाद शरीर विज्ञान, रेखा गणितीय, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कलाओं को नया रूप दिया, जिसे यथार्थवाद कहा गया। इसमें यथार्थ चित्र या कला बनाने का प्रयास रहता है। शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावनाएं, मतलब कि ये जो हमारा यथार्थवाद है ना, उसका मतलब ये होता है कि रेखा गणित, शरीर विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी, ठीक है ना, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावनाओं ने इतालवी कलाओं का नया रूप दिया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इस तरह हम मतलब
मतलब 2 नंबर और 4 नंबर की और 8 नंबर वाले क्वेश्चन की वीडियो अलग अलग बनाएंगे, है ना। और 8 नंबर के क्वेश्चन आप हमारे चैनल पे जाकर के ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो बच्चे स्टूडेंट न्यू वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, जिससे कि उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आए। थैंक यू।